हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपने कल के क्लास को एंजॉय किया होगा। कल का क्लास आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आज हमने उसी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं और इनको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके समझ को भी डेवलप करेंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि यहाँ पे देख रहे हैं एक तरफ संवत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ कब ये शुरू किए गए हैं, ये आपके इनका उल्लेख किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कोई ऐसा है जो सुमेलित नहीं है और बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। क्या ग्रेगोरियन कैलेंडर का शुरुआत 1582 ईस्वी में किया गया? क्या हिजरी जो कैलेंडर है ये 238 ईस्वी से शुरू हुआ है? क्या शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ है? क्या विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुआ है? आपको बताना है बच्चों, ये क्वेश्चन इंडिविजुअल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको इसको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कल का क्लास देखने के बाद आपको जरा सा भी प्रॉब्लम होना चाहिए कि इसमें से कौन सा गलत है। आपको पता है विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। शक संवत 78 ईस्वी का है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हिजरी कैलेंडर आप जानते हैं ये गलत है। हमने इसको पढ़ा था कि जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना जो है प्रवास किया था तो वो टाइम जो था वो 622 ईस्वी का था। इस वजह से आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाकी आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष के 365 सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदरूप है। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अगर एक मतलब जो एक चैत्र का जो पहला तारीख है वो कौन से तारीख पे होगा? क्या ये 22 या 21 मार्च होगा? क्या ये 15 मई या 16 मई होगा? या 31 मार्च या 30 मार्च होगा? या 21 अप्रैल या 22 अप्रैल होगा? तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है बच्चों की एक चैत्र को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में कौन से डेट से इसको जोड़ते हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 22 मार्च या 21 मार्च होगा। 22 मार्च कब होगा? जब सामान्य वर्ष होगा। और 21 मार्च कब होगा? जब लीप ईयर होगा। ये चीज़ याद रखेंगे, 22 और 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय संवत की तिथियां निम्नलिखित में से किस कैलेंडर की तिथियों से मिलती हैं? आपका जो राष्ट्रीय संवत है इसकी तिथियां किन जो है कैलेंडर की तिथियों से मिलती हैं? क्या ये विक्रम संवत से मिलती हैं? क्या ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से मिलती हैं? क्या ये हिजरी कैलेंडर से मिलती हैं? या इनमें से कोई नहीं है? तो आप जानते हैं आपका जो राष्ट्रीय संवत है ये कौन सा है। आपको मैंने कल के क्लास में बताया था, ये चीज़ आपको पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय संवत क्या है, जिसके लिए समिति भी बनाई गई थी। लेकिन आपको बताना है कि वो किससे साम्यता रखता है, किससे उसकी सारी चीज़ें जो है मैच करती हैं। तो आपको पता है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से मैच करती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवत सुधार समिति का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष एक कमिटी बनाई गई थी जो संवत सुधार के लिए बनाई गई थी? वो ईयर कौन सा था? क्या वो 1952 था या 1954 था या आपका 1953 था या 1957 था? इनमें से कौन सा वर्ष है जब इस समिति को बनाया गया था, जो संवत सुधार समिति के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है ये 1952 की घटना है। हमने कल के क्लास में इसको पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इस्लामी कैलेंडर में कितने चंद्रमास होते हैं? ये भी हमने पढ़ा था। इस्लामी कैलेंडर में कितने चंद्रमास होते हैं, या जो अन्य कैलेंडर हैं जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसमें कितने मास होते हैं। तो आपको बताना है कितने मास होते हैं। क्या ये 10 मंथ होते हैं या 11 मंथ्स के होते हैं या 12 मंथ्स के होते हैं या 14 मंथ्स के होते हैं? तो आपको पता है कि मंथ्स में अंतर नहीं होता है, हाँ, लेकिन जो दिन एक्स्ट्रा होते हैं इसमें जो है अंतर होता है। तो ये आपको बताना है कि कितने मंथ्स होंगे। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 12 मंथ्स का ही होता है। ये चीज़ भी ध्यान देना आपको। विक्रम संवत में महीनों का या महीने का हिसाब किसकी गति के आधार पर तय किया जाता है? आपको बताना है जो विक्रम संवत है इसमें जो महीने का हिसाब है वो किसकी गति के आधार पर होगा?
क्या ये सूर्य की गति के आधार पर होता है, या ये चंद्रमा की गति के आधार पर होता है, या ये सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियों के आधार पर होता है। तो हमने इसको भी पढ़ा है कि विक्रम संवत किसके आधार पर बनाया जाता है। आपको पता है ये चंद्रमा के कलाओं के आधार पर या इन्हीं के गति के आधार पर होता है। केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सत्य है, सही है। तो आप पहला है, सन 1952 में भौतिकी वैज्ञानिक मेघनाद साहा की अध्यक्षता में संवत सुधार समिति का गठन किया गया था। क्या ये कथन सही है? दूसरा है, राष्ट्रीय संवत विक्रम संवत पर आधारित है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि हमारा जो राष्ट्रीय संवत है ये विक्रम संवत पर आधारित है? ऑप्शन में है केवल एक, ऑप्शन बी में है केवल दो, ऑप्शन सी में है दोनों और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। आपको सत्य बताना है। और आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय जो संवत है ये आपका विक्रम संवत नहीं होगा बल्कि आपका शक संवत होना चाहिए था यहाँ पर, और यहाँ पे विक्रम संवत की बात कर रहा है। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। आपका पहला स्टेटमेंट सही है और पहला केवल ए में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर में नव वर्ष का आरंभ किस मास से होता है? जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है इसमें नए वर्ष की शुरुआत किस महीने से होता है? तो क्या ये वैशाख महीना है, या चैत्र महीना होता है, या श्रावण महीना होता है, या भाद्रपद महीना होता है? ये भी एग्जाम में आ चुका है बच्चों। तो आपको बताना है आपके राष्ट्रीय कैलेंडर में किस महीने से नए वर्ष की शुरुआत होती है। आपको पता, ऑप्शन नंबर बी सही है, चैत्र मास से नए वर्ष का शुरुआत होता है। नेक्स्ट है, सामान्य वर्षों में राष्ट्रीय संवत का नव वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों कि सामान्य वर्षों में राष्ट्रीय संवत का नव वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? क्या ये 21 मार्च होता है, या ये 22 मार्च होता है, या ये 22 दिसंबर होता है, या 23 दिसंबर होता है? ये भी एग्जाम में आ चुका है। इसको सीरियसली ध्यान दीजिएगा कि जो आपका राष्ट्रीय संवत है इसके हिसाब से महीने की जो शुरुआत है वो 22 मार्च से होता है, लेकिन अगर लीप ईयर है तब ये 21 मार्च हो जाएगा। आंसर बदल जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 22 मार्च ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय संवत में तारीखें किस कैलेंडर के साथ साम्यता रखती हैं अर्थात बदलती नहीं हैं? क्या ये हिजरी कैलेंडर है, क्या ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, या दोनों कैलेंडर हैं, या इनमें से कोई भी कैलेंडर नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा है। तो आपको पता है हमारा जो राष्ट्रीय संवत है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसी से साम्यता रखता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमने डिटेल क्लास में सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको देखना है। पहला है, शुद्ध रूप से चंद्रमा के चक्र पर आधारित होने के कारण हिजरी वर्ष में कितने दिन होते हैं? आपको बताना हिजरी वर्ष में कितने दिन होते हैं। क्या ये 355 होते हैं, या 354 होते हैं, या 356 होते हैं, या 364 होते हैं? तो कल की क्लास में हमने इसको अच्छे से पढ़ा था और मैंने कहा था कि इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि हिजरी संवत में कितने दिन होते हैं और कितने दिन की इसमें लॉस होती है या कमी होती है। तो आपको पता है इसमें 354 दिन होते हैं। ये जो आपका सौर वर्ष या अन्य जो संवत होते हैं उससे इसमें 11 दिन कम होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिजरी कैलेंडर के लिए किस वर्ष को शून्य वर्ष घोषित किया गया है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग किस वर्ष को शून्य वर्ष माना जाता है। क्या ये 620 ईस्वी को माना जाता है, या 621 ईस्वी को माना जाता है, या 622 ईस्वी को माना जाता है, या 624 ईस्वी को माना जाता है? ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 622 हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ये ईस्वी नहीं, यहाँ पे ईसा पूर्व होना चाहिए, ईसा पूर्व, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, विक्रम संवत में महीनों की गणना किसकी कलाओं के आधार पर किया जाता है? तो ये तो आपके लिए काफ़ी आसान हो चुका होगा क्योंकि हमने इसके पहले इसको डिस्कस कर लिया है। तो आपको पता है कि इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा के आधार पर ही विक्रम संवत का जो गणना किया जाता है महीने का वो किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब आप सोच रहे होंगे हम भूमध्य रेखा को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा भूमध्य रेखा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सारे कलाओं में, जिसमें आपका जो सूर्य है वो सबसे ज़्यादा इसी रेखा के
आज आप देखते हैं उत्तर और दक्षिण में जो है होता रहता है, या हमारी पृथ्वी का यही हिस्सा सूर्य के सामने होता है और इसी से बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए हम भूमध्य रेखा को पढ़ रहे हैं। बताना है क्या पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से सामान्य दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है ये, या भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो भूमध्य रेखा के बारे में सही है। और ये आर्ट कल्चर ही नहीं बल्कि ये जियोग्राफी का भी क्वेश्चन है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए और एग्जाम में आ भी चुका है। तो आपको पता है दोनों सही है। जितनी दूरी दक्षिणी ध्रुव से है भूमध्य रेखा की, उतनी ही दूरी आपके उत्तरी ध्रुव से भी है। दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर ये स्थित है और यहाँ पे वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सभी कैलेंडर निम्न में से किस पर आधारित हैं? जो कैलेंडर बनाए जाते हैं वो मोस्टली किस पर आधारित होते हैं? क्या ये पृथ्वी पे आधारित होते हैं, यानी कि पृथ्वी की दशाओं पर, या चंद्रमा की कलाओं पर, या सूर्य की स्थिति पर, या अन्य खगोलीय पिंडों पर? तो क्या पहला दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या दूसरा तीसरा चौथा सही है, या सभी सही है? तो आपको पता है कि हम जब भी कोई कैलेंडर बनाते हैं तो उन सब ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, अन्य सभी जो पिंड हैं उन सबको ध्यान में रख करके बनाते हैं। अब बात आ गई बच्चों कैलेंडर की, तो आप लोगों को जो है पता होना चाहिए कि कैलेंडर क्यों बनाए गए हैं या पंचांग क्यों बनाए गए हैं। क्योंकि कल जो हमने चैप्टर पढ़ा वो कैलेंडर और पंचांग ही था, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपको पता है ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, यानी कि इंसानों ने बनाई हैं। और आपको पता है कि इंसान जब धरती पर आया था तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ना तो कोई जाति था, ना धर्म था, ना कैलेंडर थे, ना तो पंचांग था, ना कोई भाषा थी, ना कोई लिपि था, ऐसा कुछ भी नहीं था। समय के साथ हमें जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ी हमने इन सारी चीज़ों का आविष्कार किया और इन सभी चीज़ों को बनाया है। और आपको सोच के बहुत आश्चर्य होगा, अगर आपने कभी नहीं सोचा होगा तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि अगर ये पंचांग और कैलेंडर नहीं होते तो हमारा जीवन कितना मुश्किल होता। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बनी बनाई मिली हैं, इसलिए हम इन पर कभी विचार नहीं करते हैं। लेकिन कभी विचार करके देखिएगा, अगर ये आपके कैलेंडर नहीं होते तो हम कैसे किसी वर्ष की घटना को याद रखते, या किस वर्ष में कौन सी घटना हुई थी हम उसे कैसे एक्सप्रेस करते, या हम उसे कैसे बताते, या उसे हम अपने डाटा में कैसे कलेक्ट करते। मान लीजिए आज से हमारे पास कोई कैलेंडर नहीं है, हमारे पास कोई मंथ नहीं है, ईयर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सालों पहले, या मान लीजिए आपका बर्थ आप डेट ही आपको किसी को बताना होता, आप कैसे, आपके माता पिता या कोई आपको कैसे बताता कि आप आज से कितने वर्ष पहले आपका जन्म हुआ था, वो कौन सा महीना था, कौन सा तारीख था, कौन सा मौसम था, आप नहीं बता पाते। या कोई भी घटना का एक्सप्रेस आप करना होता, नहीं कर पाते। आप साल का छोड़ दीजिए, आप सोचिए कि जो सप्ताह होते हैं या जो मंथ्स होते हैं, अगर सप्ताह की बात कर ले, आप जानते हैं दिन हर दिन बराबर होते हैं, हर रोज़ सुबह होती है, शाम होता है और हर रोज़ रात हो जाता है, और ये प्रोसेस डेली चलता रहता है। दिन और रात में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारे जीवन जीने की पद्धति भी लगभग वैसी होती, रोज़ का हमारा वही रूटीन होता है। तो अगर ये जो 7-7 दिनों का जो रूटीन बनाया गया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र और शनि और फिर संडे, अगर ये चीज़ नहीं होता तो हम अपने दैनिक कार्यों का ही लेखा जोखा कैसे रखते, और हम कैसे बताते कि हमने आज से जो है 4 दिन पहले कितने जो है टाइम में या किस पहर में क्या किया होगा। तो ये बताना काफ़ी मुश्किल होता। अभी आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि पिछले संडे को हमने ऐसे काम किए, या पिछले संडे का जो इतने तारीख को हमने ये काम किया, तो आप बहुत आसानी से अपनी बातों को कह लेते हैं और सामने वाला समझ जाता है। लेकिन अगर ये जो दिन हैं ये नहीं बनाए गए होते, या जो आपका दिन के 4 प्रहर हैं ये प्रहर नहीं होते, तो आप दिन का प्रहर कैसे बताते, रातों का जो टाइम पीरियड होता है उसको कैसे बताते। इसीलिए आप देखते हैं दिन को भी 4 प्रहर में, रात को भी 4 प्रहर में, 7 दिनों का एक सप्ताह, और फिर 30 दिनों का एक महीना, और फिर 12 महीनों से एक साल, और इस तरह से बहुत सारे सालों से बन के एक शताब्दी, और शताब्दियों से बन करके सहस्त्राब्दी बनाए गए हैं, जिससे हम अपनी चीज़ों को बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर लेते हैं। और जिसने भी चीज़ें बनाई हैं उन्होंने बहुत इसमें अपना जो है बेहतरीन वर्क किया है। अगर ये चीज़ें उन्होंने नहीं बनाई होती तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल होता, और हमारे लिए कोई भी चीज़ बता पाना या उसका जो है लेखा जोखा रख पाना या याद कर पाना नामुमकिन हो जाता, और हम कोई चीज़ कर ही नहीं पाते। लेकिन चूंकि हमें सारी चीज़ें बनी बनाई मिली है, बचपन से हम इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो हमें कभी सोचने का मौका नहीं मिलता कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल अदा करते हैं। तो ये चीज़ है कि आपके ये दिन, महीने, साल जिसने भी बनाए हैं बहुत ही
बढ़िया काम किया है और जिसने मतलब हमारे पूर्वजों ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, जैसी ज़रूरत पड़ी है। तो ये आप देख रहे हैं किस आधार पे कैलेंडर बनाए गए हैं। तो ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और इनके खगोलीय पिंडों की जो बदलाव होता है स्थिति में, इन सब को ध्यान में रख करके कैलेंडरों का निर्माण किया गया है। साथ ही पंचांग बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें इंसान के जीवन को बहुत ही सुलभ, आसान और बेहतर बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन विश्व के कैलेंडरों की श्रेणी में शामिल नहीं है? क्या सौर कैलेंडर शामिल नहीं है, या चंद्र कैलेंडर शामिल नहीं है, या सौर और चंद्र दोनों नहीं शामिल हैं, या इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो शामिल ना हो, यानी कि ये सभी शामिल हैं। तो आपको पता है कि जितने भी कैलेंडर हैं या तो वो सौर की कलाओं पर आधारित है, या चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है, या दोनों की गतिविधियों पर आधारित है। ये 3 तरह के हमारे यहाँ कैलेंडर पाए जाते हैं और ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो ना हो, यानी कि सभी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्र कैलेंडर का निर्माण किसकी कलाओं पर आधारित है? तो ये तो आसानी से बता सकते हैं कि चंद्रमा की कलाओं पर आधारित होगा वो, उसे चंद्र कैलेंडर कहेंगे। और जो सूर्य की कलाओं पर आधारित होगा या गतिविधियों पर आधारित होगा वो सूर्य कैलेंडर होगा। और जिसमें दोनों को हम मानक बना के बनाएंगे वो आपका सौर्य और चंद्र कैलेंडर होगा, तो आपका चंद्रमा होगा। नेक्स्ट है, विक्रम संवत का नाम किस शासक के नाम पर रखा गया है? क्या ये चंद्रगुप्त प्रथम है, या ये विक्रमादित्य है, या चंद्रगुप्त मौर्य है, या कनिष्क है? तो ये बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसने शुरू किया है। तो ये विक्रमादित्य नामक राजा ने शुरू किया है, जो मालवा में शासन करते थे। और बहुत सारे राइटर्स इनका जो मतलब जुड़ाव है या साम्यता है चंद्रगुप्त द्वितीय से लगाते हैं, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। लेकिन आपको इसमें बिल्कुल नहीं फंसना है, बस इतना याद रखिएगा विक्रमादित्य नामक राजा ने इसको चलाया है, जो मालवा में शासन करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्रम संवत को विक्रमादित्य ने शुरू किया है। राष्ट्रीय संवत को शक संवत का सुधरा हुआ रूप है, जिसे भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, जो मतलब एक सुधार के बाद जिसको अपनाया गया है, ये किस डेट को और किस ईयर में अपनाया गया? क्या ये 21 मार्च 1957 की घटना है, या 22 मार्च 1957 की घटना है, या 22 मार्च 1958 की घटना है, या 21 मार्च 1958 की घटना है? तो ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, ये कब की घटना है? ये 22 मार्च 1957 की घटना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार आता है। नेक्स्ट है, सायन या ट्रॉपिकल सौर वर्ष किसे कहते हैं? कल हमने बात किया था सायन या ट्रॉपिकल वर्ष और नक्षत्रीय वर्ष, और वो मैंने बताया भी था कि बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो आपको याद होगा तो आप मुझे बताएंगे कि इसके बारे में कौन सा है जो कि सही है। क्या वह समय जिसमें पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित नक्षत्रों के सापेक्ष सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करती है, इसको कहते हैं? या वह समय जिसमें सूर्य बसंत विषुव से चलकर पुनः बसंत विषुव पर पहुंच जाता है, इसको सायन या ट्रॉपिकल वर्ष कहते हैं? क्या सिर्फ पहला सही है, या सिर्फ दूसरा सही है, या पहला दूसरा दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है? तो आप जानते हैं कि इसमें पहला तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये नक्षत्रीय वर्ष को बता रहा है, ये ट्रॉपिकल सौर वर्ष को नहीं, नक्षत्रीय वर्ष को बता रहा है, जो हमने कल डिस्कस किया था। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल दूसरा सही है। पहला नक्षत्रीय वर्ष को बता रहा है, ये चीज ध्यान देंगे बच्चों, कल हमने इसको पढ़ा भी था। शक संवत की शुरुआत किस शासक ने किया है? क्या ये विक्रमादित्य ने किया है, या कनिष्क ने किया था, या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है कि शक संवत की शुरुआत किसने किया है और ये कब हुआ है। तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया कि 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है। किसने किया है? कनिष्क ने। जब ये सिंहासन पर बैठे हैं तभी इन्होंने इस संवत को चलाया था। ये चीज़ याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 22 और 21 मार्च, वो सॉरी बच्चों, यहाँ से ये तो क्वेश्चन नंबर है। 21 मार्च व 23 सितंबर को किस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो आपको बताना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर, ये हमने कल बात भी किया था कि 23 सितंबर से आपका बसंत विषु शुरू होता है और आपका जो 21 मार्च है इससे फिर ग्रीष्म का शुरुआत हो जाता है। तो आपको सॉरी बच्चों, 23 सितंबर से आपका शीत जो है विषु शुरू होता है और 21 मार्च से आपकी गर्मी की शुरुआत हो जाती है, यानी कि बसंत विषु होता है। और ये दोनों जब टाइम पीरियड होता है उस समय जो सूर्य की किरणें हैं ये भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं, जिसकी वजह से दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि किस डेट को दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि जो सूर्य है वो सीधा पृथ्वी पे गोल यानी कि भूमध्य रेखा पे चमक रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी धरती है और ये आपका भूमध्य रेखा है जो कि 0 डिग्री है। यहाँ पे आपका 23 यानी कि कर्क रेखा है और आपका यहाँ पे मकर है,
याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। और अगर सूर्य की किरणें यहाँ सीधी चमक रही हैं, यानी कि ये दोनों जो हैं इन यहाँ से जितनी दूरी इधर पड़ेगी उतना दूरी इधर पड़ेगा, यानी कि डिस्टेंस बराबर है, तो जो स्थिति यहाँ होगी वही स्थिति यहाँ भी होगी। तो चूंकि सूर्य अभी बीच में है, ना तो उत्तर में है ना तो दक्षिण में है, तो दिन रात दोनों गोलार्धों में बराबर होंगे, ना तो कहीं छोटा होगा ना कहीं बड़ा। और ये 2 डेट याद रखिएगा, 21 मार्च को ऐसी घटना होगी और 23 सितंबर को ऐसी घटना होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उस समय सूर्य बिल्कुल लंबवत चमकते हैं 0 पे और दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा करके आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये बहुत ज़्यादा आता है। और आप जानते हैं ये जो है जियोग्राफी का भी क्वेश्चन है। आपको कल मैंने कुछ बताया था, उसी से संबंधित फिर से हम थोड़ा रिवीजन कर देते हैं ताकि आप लोग अगर कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज ना हो। जैसे हमने बात किया था कि जो संवत है वो कब से शुरू हुआ है, तो आप जानते हैं एक तो ईसवी संवत है जो कि आपके ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है, और एक आपका विक्रम संवत है। और आप जानते हैं विक्रम संवत कब शुरू हुआ है, 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ है। और आपका दूसरा है शक संवत, और शक संवत आप जानते हैं ये कब शुरू हुआ है, 78 ईस्वी में शुरू हुआ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि ईस्वी से अगर आपको विक्रम संवत प्राप्त करना है तो आपको क्या करना होगा, तो जो भी ईस्वी में जो ईयर चल रहा होगा, मान लीजिए 2000 जो है आपका 22 चल रहा है, अब आपको यहाँ से जो है विक्रम संवत प्राप्त करना है तो आप 2022 में 57 वर्ष को प्लस करेंगे। और अगर 57 वर्ष प्लस करने के बाद जो ईयर मिलेगा वो आपका विक्रम संवत में होगा। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दे देता है कि ईस्वी संवत को विक्रम संवत में कन्वर्ट कीजिए। अब आपका 2022 चल रहा है, 2022 में प्लस 57 कर देंगे आप, तो जो आपका निकल करके आएगा ईयर वो आपका विक्रम संवत होगा। और अगर कह दे कि ईस्वी संवत से शक संवत निकालिए, तब आप क्या करेंगे, मान लीजिए 2000 आपका 22 चल रहा है तो उसमें आप 78 वर्ष माइनस कर देंगे, तो जो ईयर आपका निकल करके आएगा वो आपका हो जाएगा जो है शक संवत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और कभी अगर पूछ ले कि शक संवत से ईस्वी प्राप्त करना हो तो शक संवत से ईस्वी प्राप्त करने के लिए हम प्लस करेंगे, 78 को प्लस करेंगे, और विक्रम संवत से ईस्वी प्राप्त करना हो तो हम विक्रम से 57 को माइनस करेंगे, यानी कि उल्टा करेंगे। ये एग्जाम में इतना ज़्यादा आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ भी नहीं, जो भी आपका टाइम चल रहा है ईस्वी में, उसमें आप या तो वहाँ ऑप्शन में दिया होगा कि आपका ये ईस्वी सन इतना चल रहा है, आपको शक संवत में जाना है तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे जो है प्लस करने का या माइनस करने का आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा। अगर आपको पता है कि विक्रम संवत प्राप्त करने के लिए हमें 57 प्लस करना होता है और शक संवत प्राप्त करने के लिए हमें 78 माइनस करना होता है, बड़े आसानी से आप प्लस माइनस करके काउंट करने के बाद ऑप्शन ढूंढ लेंगे कि कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। ये याद रखिएगा, जो भी सन दिया रहेगा ईस्वी का, उसी से अगर विक्रम पूछेगा तो उसमें 57 प्लस करके निकाल लीजिएगा, और अगर ईस्वी सन से जो है आपका शक संवत पूछेगा तो 78 वर्ष माइनस कर दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम प्लस और माइनस क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है ऐसे, तो ये बच्चों बताएं। आप जानते हैं ये ईसा पूर्व की घटना है, यानी कि ईस्वी से 57 वर्ष जो है पहले ये घटना हो चुकी है, यानी कि ये ईस्वी से 57 वर्ष आगे है, यानी कि आगे मीन्स बड़ा है, आगे है। अब आप जहाँ हैं वहाँ से अगर आपको आगे या बड़े तक जाना है तो आप प्लस करेंगे, और आपका जो 78 ईस्वी है ये ईस्वी से 78 वर्ष बाद आया है, यानी कि ये छोटा है या पीछे है। और अगर आपको पीछे जाना है या छोटे पे जाना है तो आप अपने जो भी आपका एज है या जो भी आपका टाइम पीरियड है उसमें से कम करेंगे, और जितना वो पीछे है उतना कम करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा। इसीलिए हम माइनस और प्लस करते हैं। आप समझ में आ गया होगा, ये बड़ा है, आगे है ईस्वी से चूंकि ये पहले आया है, और ये छोटा है या पीछे है ईस्वी से 78 वर्ष चूंकि ये बाद में आया है, और इसीलिए हम इधर प्लस करते हैं और इधर हम माइनस करते हैं। लेकिन जब यहाँ से यहाँ जाना होगा तब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ना होगा तो ये प्लस हो जाएगा। और इन दोनों के बीच कितने वर्षों का अंतर है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। मैंने कल भी कहा था 135 वर्ष का दोनों के बीच अंतर आता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि ईस्वी
शक और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। मुझे नहीं लगता कि ये जो क्वेश्चन है अगर आएगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को कैलेंडर और पंचांग से संबंधित जो भी आपको क्वेश्चन मिले उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, और इसको बहुत केयरफुली देखिएगा, रिविजन कीजिएगा। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, और आज आपका आर्ट एंड कल्चर समाप्त हो गया है, तो अब आपको आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस नहीं मिलेंगी। हम अब आगे कोई नया क्लास शुरू करेंगे या फिर देखेंगे कि और क्या हो सकता है। अगर आपकी कोई डिमांड्स होंगे तो मैसेज कीजिएगा, हम उस पर जरूर वर्क करेंगे। थैंक यू।